मानव सुरक्षा से हमारा प्राय विभिन्न प्रकार के खतरों से है। सुरक्षा के साथ साथ शांति शब्द को भी इसके साथ जोड़ा गया है। सुरक्षा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश में रहने वाले लोग बिना किसी डर के या बिना किसी भय के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे विश्व में शांति की व्यवस्था होती है। इसे ही मानव सुरक्षा कहते हैं। तो बच्चों, मानव सुरक्षा से हमारा तात्पर्य जो यहाँ पर बताया गया वो बताया गया है कि जो विभिन्न खतरे होते हैं, अगर मनुष्य उन खतरों से बच के रहता है, और मनुष्य बचा तो रहता है, साथ ही साथ में उसमें शांति व्यवस्था भी बनी रहती है अगर माहौल में, तो उस व्यक्ति को हम सुरक्षित मानेंगे, और वही सुरक्षित व्यक्ति जो होता है वो ही मानव सुरक्षा कहलाती है। फलस्वरूप मानव सुरक्षा की अवधारणा हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के खतरों से लोगों की रक्षा करना होता है। तो ये मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है, मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आंतरिक और बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षित करने की अवधारणा होती है। ये व्यक्तियों के अधिकार, उनके संरक्षण और उनके जीवन के मौजूद व्यापक संकटों से मुक्ति की अवस्था के रूप में जानी जाती है। तो मानवीय सुरक्षा का जो लक्ष्य है केवल मनुष्य को सुरक्षित करना और मनुष्य को विभिन्न खतरों से बचाना ही इसका लक्ष्य है, इसलिए मानव सुरक्षा कहलाती है। सामान्यतः जापान और कनाडा जैसे औद्योगिक राष्ट्रों की विदेश नीति में भी मानव सुरक्षा अत्यंत प्रमुख विषय रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मानव सुरक्षा की, तो मानव सुरक्षा में जापान, कनाडा भी पीछे नहीं रहे। जापान ने और कनाडा ने मानव सुरक्षा की दिशा में विभिन्न प्रयास करे हैं। जैसे औद्योगिक राष्ट्रों की विदेश नीति में भी मानव सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सन 1998 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ओबक ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव सुरक्षा निधि जैसी संस्था की घोषणा की, और कनाडा ने भी पीछे नहीं हटा। तो कनाडा ने भी मानव अधिकार के घोर मानवीय हस्तक्षेप के पहलुओं पर मानव सुरक्षा को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता से ऊपर रखा। तो यहाँ पर जापान और कनाडा जैसे देशों ने भी मानव सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाए। तो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान ने अपने भाषणों में कहा कि परंपरागत रूप से सुरक्षा नीति विदेशी आक्रमण से राज्य क्षेत्र की रक्षा करने पर आधारित है, तो लेकिन वर्तमान आंतरिक हिंसा से समुदायों एवं लोगों की संरक्षण देने की ओर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर कोफी अन्नान ने भी साफ साफ कहा कि जो मानवीय सुरक्षा है इस ओर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हर राज्य को भी निर्देश दिया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ कर ही रही है काम, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और प्रत्येक देश के लोकल सिटी यानी लोकल एरियो में भी काम कर रही है। तो इसके साथ साथ इन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि हमारे साथ साथ हर राज्यों को भी अपनी मानवीय सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, और वर्तमान आंतरिक हिंसा जैसे समुदायों और लोगों को संरक्षण देना चाहिए, इन हिंसाओं से जाति हिंसा को रोकना चाहिए। तो इसी को ही हम मानवीय सुरक्षा कहते हैं। और जब सभी राष्ट्र अपने मानव के अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और मनुष्य को विभिन्न हिंसाओं से बचा के रखेंगे, तो वही मानवीय सुरक्षा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मानव सुरक्षा के संबंध में दृष्टिकोण। इससे पहले हमने इसके परिचय के ऊपर बात करी। चलिए देखते हैं। मानव सुरक्षा अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोण यानी उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखते हैं मानव सुरक्षा के ऊपर यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या अपने विचार देता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए अन्य राज्यों की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं के बल पर ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर यथार्थवाद साफ कहता है कि अगर अपने देश और अपने देश के नागरिकों की अगर सुरक्षा करनी है, तो उस सुरक्षा के लिए हमें दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यानी उस देश को अपनी सुरक्षा और अपने ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए ताकि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सके। इनके अनुसार देश की शांति का विकास ही उनके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी देश है, अगर अपने देश में शांति की स्थापना करनी है, तो उसे स्वयं ही अपनी शक्ति को उजागर करना पड़ेगा और स्वयं ही शक्ति का विकास करना होगा और अपने हितों की खुद पूर्ति करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने नागरिकों की रक्षा कर सके। तो यथार्थवादी डायरेक्टली राज्य की शक्ति बढ़ाने की बात कहता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं नव यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी मानव सुरक्षा के संबंध में नव यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं।
नव यथार्थवादी उपागम के अंतर्गत मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा में राज्य की प्रभुसत्ता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर मानव की सुरक्षा करनी है तो सभी देशों को अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करनी होगी, यानी अपने राज्य की प्रभुसत्ता पर अत्यधिक बल देना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ानी चाहिए और राज्य को अपनी असीम शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वे मानवीय व देशों की रक्षा कर सकें। वही कुछ लोग इसे सुरक्षा संबंधी नई सोच भी कहते हैं। और यहाँ तक कि नव यथार्थवादियों ने साफ साफ ये बोला कि अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है नैतिकता के आधार पर तो उन्हें दूसरे देशों के साथ होड़ में लगना पड़ेगा। तो इससे मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो बच्चों, ये नव यथार्थवादी दृष्टिकोण लगभग यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरह ही है, बस थोड़ी सी बात इनमें चेंज है। चलिए नेक्स्ट उपागम की बात करते हैं। उत्तर आधुनिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत सुरक्षा चर्चा में क्रांतिक मानव सुरक्षा उपागम को रखा जाता है। जो क्रांतिकारी मानव सुरक्षा है उसको रखा जाता है, जिसकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुलतावादी सिद्धांत में होती है। इस उपागम की परिकल्पना इस आधार पर की जाती है कि जो राज्य को सुरक्षा के प्रमुख संदर्भों की स्थिति से गिराने का प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि उत्तर आधुनिक उपागम यह है कि अगर अपनी मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है तो हमें सामने वाले देश की जो सुरक्षा है उसे गिरानी पड़ेगी और अपने आप को उससे आगे ले जाना पड़ेगा, तो ही आप अपने आप की सुरक्षा कर सकते हो। अब बात करते हैं गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में कि मानव सुरक्षा के ऊपर क्या बोलते हैं। तो मानव सुरक्षा को लेकर भारत देश के महात्मा गांधी जी भी बहुत सोचते थे। गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव को अपना जीवन एक शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। इसके अनुसार यदि सभी लोग शांतिपूर्ण मार्ग को अपनाकर जीवन जीने लगे तो शांति सुरक्षा दोनों बरकरार रहेगी और इससे मानवीय सुरक्षा स्वतः ही हो जाएगी। तो गांधी जी यहाँ पर ये कहते थे कि अगर किसी देश के अंदर मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें शांतिपूर्ण मार्ग को अपनाना चाहिए और हथियार यानी अस्त्र शस्त्रों से दूर रहना चाहिए। मानव को शांतिपूर्ण मार्ग के साथ साथ अहिंसा और सत्याग्रह को स्वीकार करना चाहिए और मनुष्य को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। मानवीय सुरक्षा के लिए उन्होंने देश में राष्ट्रवादी और देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखने की बात कही है, जिससे देश में राष्ट्रवादी भावनाओं के माध्यम से ही देश के लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। तो नेक्स्ट उपागम है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो देखते हैं मानवीय सुरक्षा के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी समाज में मानव का शोषण होता है और शक्तिशाली वर्ग धन की शक्ति के माध्यम से शक्तिहीन वर्ग का शोषण करते हैं। इसलिए मार्क्स के अनुसार मानव की सुरक्षा के लिए साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स मानवीय सुरक्षा के लिए साम्यवाद का समर्थन करते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि समाज में संपूर्ण बुराइयों का कारण जो है वो है आर्थिक शक्ति, क्योंकि कुछ लालची लोगों के पास आर्थिक शक्ति जाने से वो शक्तिशाली वर्ग बन गए। अब वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े व्यापार यानी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापित करते हैं और अपने उद्योगों में गरीबों का शोषण करते हैं। जब शोषण से परेशान होते हैं लोग तो इससे मानवीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है और मानवीय सुरक्षा के लिए इन्होंने शक्तिहीन वर्ग को एक हथियार दिया है, वो है क्रांति का हथियार। इस क्रांति के द्वारा ही वो समाज में परिवर्तन लाएंगे और इस क्रांति के बाद साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाएगी और ये सभी पूंजीपतियों की जो संपत्ति है वो साम्यवादी सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने मानवीय सुरक्षा को साम्यवादी शासन व्यवस्था से जोड़ा है और इन्होंने बोला कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में ही मानवीय सुरक्षा हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।